नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टडी विद शैंकी। तो आज हम जो है एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास नंबर 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसको हम जो है वन बाय वन, लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे। तो ग्रीष्म काल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो जिनका हम जो है खेती के लिए जो प्रयोग करते हैं, जिन औजारों का यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बूझो कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि हम सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जितने भी सजीव है उन सबको जो है वो भोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। वो या तो क्या है जो दूसरे पशुओं पर, या फिर जो है वो अपना जो है वो पौधों के ऊपर क्या रहता है, हमेशा ही निर्भर रहता है। तो यहाँ पर तो आगे उसने कहा है कि परंतु हम जो है परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें जो है भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर हमें जो है भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो सबसे अगर हम बेसिक में बात करें तो हमें भोजन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है। क्योंकि हमें क्या है, हमारे जो जो हमारे फिजिकल वर्क है जो हमारा, उसके लिए हमें क्या होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटली है, कैसा भी वर्क है उसके लिए हमें क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन में, श्वसन में और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उसने आगे कहा है कि यहाँ पर पहेली कहती है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है भाई भोजन का बड़े स्तर पर? थोड़े स्तर पर क्यों आवश्यक नहीं है? तो बड़े स्तर पर इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। यानी कि हमने उनका उचित उत्पादन तो करना ही करना है, साथ में उसका क्या है, उचित प्रबंधन भी करना है, ताकि हम उसका जो है वो पूरे समय साल के दौरान हम जो है उसका उपयोग कर सके, जब तक उसकी फसल जो है हमारे पास दोबारा से ना आ सके। और वितरण करना मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जहां पर उसकी आवश्यकता है वहां पर उसको क्या है, पहुंचाना भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया है। तो इसने कहा है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। तो यहाँ पर वही हमारे पास फसल की परिभाषा आती है कि फसल होती क्या है। तो फसल के बारे में बताया है कि क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर, एक बड़े स्केल के ऊपर जब हम उगाते हैं उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ हो गया कि हमने जो है खेत के अंदर गेहूं के बहुत सारे पौधे लगा दिए, बड़े समूह के अंदर लगा दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। तो आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि जो हम फसल क्या है, जिस जिस समय के अंतराल पर हमने पौधे उगाए हैं, उसी को क्या है, उसी उसी के आधार पर हम क्या है, फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो भारत एक विशाल देश है जहां ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार
की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में हमारे पास अभी कक्षा 8 के लिए सिर्फ फसलों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक आती है हमारी खरीफ की फसल और एक आती है हमारी रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है? जो फसल हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, जिसको क्या है, बस आप इतना याद रख लो कि खरीफ की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम इसको क्या है, वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जो आपकी जून से सितंबर तक जो है वो आपकी उगाई जाती है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली होगी, कपास होगी, तो ये सब हमारी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, इनको क्या है, सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद आती है हमारी रबी की फसल। रबी की जो फसल होती है, ये हमारी जो है, इनको क्या है, कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो ये हमारी शीत ऋतु के अंदर उगाई जाने वाली फसल होती है। ये अक्टूबर से मार्च तक उगाते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी, ये सब जो है हमारी की फसलें होती है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। उसके बाद यहाँ है आधारिक फसल पद्धतियां। तो धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया था? तो मैंने आपको एक छोटा सा हिंट आपको दिया था। धान को शीत ऋतु में इसलिए उगाते हैं, क्यों नहीं उगाते हैं, सॉरी, क्यों नहीं उगाते हैं? क्योंकि धान को जो है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। और पानी हमारे पास जो है, भारत के अंदर जो इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हम जो है उनको क्या है, पूरे साल भर जो है पानी उपलब्ध कराते रहे। तो इसके लिए हमारी ज्यादातर जो खेती है वो किसके ऊपर है, वो वर्षा के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारे पास जो खेती की पद्धतियां कौन सी है, कृषि की पद्धतियां कौन सी है, कैसे कैसे होता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद हम बुआई करते हैं, उसके बाद हम खाद और उर्वरक का इंतजाम करते हैं, फिर हम सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो सबसे पहले आता है हमारा मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना का मतलब क्या है? जो आपके पास जो आपका खेत है, खेत में आपके पास जो मिट्टी है उसको क्या करना, उसको पलटना, उसको पोला बनाना। ठीक है, वो क्या हो गया, उससे उसको क्या है, आप क्या कहते हो, मिट्टी को तैयार करना कहते हैं, जिससे आपकी जो जो आपका पौधा है उसकी जड़ें जो है भूमि के अंदर अधिक गहराई से जा सके। ठीक है, और उसको क्या है, सरलता से क्या हो सके, वो सांस ले सके। वो पौधा जो है, पौधे की जड़ जो है वो गहराई में जाकर भी आसानी से क्या ले सके, सांस ले सके। इसलिए आप क्या करते हो, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। तो पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? तो पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। पोली मिट्टी क्या होती है? जब मिट्टी को क्या है, महीन कर देते हैं, उसको क्या है, उसको हम अपने उपकरणों की सहायता से उसको क्या कर देते हैं, बारीक कर देते हैं। तो उसके अंदर जो केंचुए हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो वृद्धि करने लगते हैं। तो ये सब के क्या होते हैं, ये किसानों के मित्र कहे जा जाते हैं। यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और उसमें क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो जो हमारे पास जो हमारे मिट्टी के अंदर जो है मृत जीवों में जो क्या होते हैं, पोषक होते हैं, वो हमारी मिट्टी के अंदर होते हैं और वो हमारे पौधों के अंदर क्या है, वो आसानी से चले जाते हैं। यह पोषक क्या होते हैं, पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उल्टने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर
सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने मिट्टी को पलटा उल्टा वो क्यों, ताकि हमारे जो पोषक तत्व जो थे मिट्टी के अंदर वो ऊपर आ सके। ठीक है, और उनका जो है पौधे क्या कर सके, उपयोग कर सके। अतः मिट्टी को उल्टना पलटना पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आता है। ठीक है, तो मिट्टी को उल्टने पलटने और पोला करने को बोलते क्या है, जुताई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको प्लोइंग कहते हैं। तो पहले इसको क्या करते थे, इसमें हल चलाकर इसको करते थे। जो पहले जो हमारे पास इतने ज्यादा उपकरण अवेलेबल नहीं थे, तो जो हमारे पास हल जो था वो लकड़ी और लोहे के बने होते थे, जिनको हम बैल की सहायता से क्या करते थे, खेत की जुताई करने का काम करते थे। ठीक है, तो यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले उसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, उन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। तो कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाए। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो यहाँ पर इसने ये भी बताया कि अगर आपकी मिट्टी जो है सख्त है, कठोर है, तो उसके लिए आप उसको उसके अंदर जुताई करने प्लोइंग करने से पहले आपको पानी देना भी आवश्यक है। और कई बार जो है हम उसमें खाद भी गेर देते हैं, ताकि जुताई करते हुए वो हमारी मिट्टी के साथ आसानी से मिल सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कृषि औजार कौन से हैं जो हमारी प्लोइंग के लिए हेल्प करते हैं। तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली और कल्टीवेटर। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। तो यहाँ पर हमारे पास एक किसान जो है वो दिखाया गया है, जो क्या कर रहा है, प्लोइंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हल का जो है एक जोत जो है दिखाई गई है। इसके बाद एक हल शेफ्ट है जो मिट्टी के अंदर जो क्या कर रहा है, जो फाल और क्या कर रहा है, आपके जोत को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। फाल जो है वो मिट्टी के अंदर क्या होती है, धसी होती है, जो मिट्टी को फाड़ने को, उसको खोदने का काम करती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हल के बारे में बताया गया कि हल क्या है। तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता था। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, जो क्या करती है, मिट्टी को खोदने का काम करती है। तो हाल का जो मुख्य भाग लंबी लकड़ी का होता है, उसे क्या बोलते हैं, हल शफ्ट बोलते हैं, जो जोत के साथ जो है वो क्या होता है, जुड़ा रहता है। इसके एक सिरे पर क्या लगा होता है, हैंडल लगा होता है, जिसको क्या है, किसान अपने हाथ में पकड़ता है। और दूसरा सिरा जो है जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर क्या रखते हैं, रख दिया जाता है। तो एक जोड़ी बैल और एक आदमी से सरलता से चला सकता है। तो आजकल लोहे के फल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। ठीक है, तो जो आजकल जो हम ट्रैक्टर्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आती है कुदाली। कुदाली क्या है, यह एक अत्यंत सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो फसल होती है, फसल के अंदर जो अनचाहे पौधे आ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, उनको वहां से निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि वो हमारे जो फसल है उसकी पोषक तत्वों का वो क्या है, उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए उनको निकालना जरूरी होता है। तो उसके और मिट्टी को पोला करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कुदाली की जरूरत पड़ती है। इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। ठीक है, और जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो यहां पर आपके पास वो भी एक दिखाई गई है, कुदाली। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर आजकल जो हम ट्रैक्टर्स में यूज करते हैं। तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की
बचत होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुआई। बुआई क्या है? तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। तो भाई बुआई के लिए क्या है? बुआई के लिए हमें क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी के बीजों की जरूरत होती है, जिससे हमारी फसल जो है वो अच्छी हो सके। तो बीजों का चयन कैसे करते हैं? तो पहेली ने कहा, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे, तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पर उसने बताया है कि एक इसने यहां पर क्रियाकलाप भी है दिया हुआ 1.1। एक बीकर लेकर उसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? तो आपने आज घर पे जो है आप एक एक्सपेरिमेंट करना कि आप जो है एक कटोरी के अंदर जो है, जो आधा पानी भरने के बाद उसके अंदर जो है वो कुछ गेहूं के दाने डालना। उसमें से कुछ जो है वो, या एक तो जो है ऊपर आ जाएंगे और कुछ जो है वो नीचे बैठने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पर उसने कहा, यहां पर कुछ क्वेश्चन है उन्होंने पुट किए हैं कि क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी है? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, इस प्रकार हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। तो उसने कहा है कि जो बीज जो होते हैं हल्के होते हैं या खोखले होते हैं, वो जल के ऊपर क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। या हम ये कहें कि वो बीज जो है वो क्षतिग्रस्त थे। ठीक है, तो अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह विधि जो है अच्छी है। इसको आमतौर पर जो लोग जो है खेती से जुड़े हुए हैं वो लोग हमेशा इसको अपनाते हैं। ठीक है, वो उन्होंने अपने घर में भी ये सब जो है अपने बड़ों को करते हुए देखा होगा। तो बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो पहले तो आते हैं हमारे परंपरागत औजार। तो परंपरागत औजार कौन से होते हैं? जो प्राचीन काल से ही हमारे चलते आ रहे हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। तो बीजों को कीप के अंदर डालने से यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक हल्के अंदर जो है एक कीप है लगाई हुई, और ये जो है यहाँ से मिट्टी के अंदर जो है वो बीज डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा जो क्या है संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। जो आजकल जो हमारी सीड ड्रिल्स आ रही है, ठीक है, उनकी सहायता से जो है आज बुआई होनी स्टार्ट हो गई है, जिससे क्या है जो गहराई और दूरी जो है वो समान बनी रहती है। तो ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे जो बीज है और जो पीछे से जो पक्षी आते हैं वो उनको जो है वो उठा ना पाए, उनको खाना पाए। तो सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से श्रम और समय दोनों ही क्या हो जाते हैं? हमारे बच जाते हैं। तो यहाँ पर बूझो ने कहा कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि छोटे पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर पहेली ने कहा कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। जैसे हमने जो है देखा होगा कि जो धान की फसल है उसको जो है उसको लगाने से पहले हम जो है उसको क्या करते हैं? उसके पौधों को नर्सरी में तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपने हाथों से खेत में रोपित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहेली ने कहा है कि पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। तो पौधों को अत्यंत घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो क्यों नहीं? ताकि वो घने ना हो सके। अगर वो घने होंगे तो वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश और पोषक जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगर उनको हम जो है वो गैप पर
लगाएंगे तो हमें जो पौधे होते हैं उनको सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। अधिक घनेपन को रोकने के लिए तो उसने कहा है कि पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। तो घनेपन क्यों है, उसको हम रोकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उससे जो है सूर्य का प्रकाश और उन पोषक और जल जो है पौधों को पर्याप्त मात्रा में क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, तो हमारे पास आगे आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। तो भाई खाद अलग होती है चीज, उर्वरक अलग होती है। ठीक है, तो इन सब का जो है प्रयोग करते क्यों है? इन सब का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी का जो है पोषक स्तर क्या है, बना रह सके। तो यहां पर बुजो ने कहा कि मैंने खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो आगे इसने कहा है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, तो यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो जब भाई एक किसान ने उसके अंदर एक फसल के बाद दूसरी फसल लगातार वो उगाता रहा, तो जो खेत के पोषक तत्व हैं उनके अंदर जो है वो कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो क्या है, कम होने शुरू हो जाएंगे। तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं, यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। तो अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या अपशिष्ट से प्राप्त होता है। तो भाई जो खाद होता है, खाद जो इसको हम जो है पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पास केचुओं का खाद हो गया, जैसे हमारे पास गोबर का खाद हो गया, जो हम जो है गांव में आमतौर पर जो है खेतों में घेरने का काम करते हैं। तो किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा उसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग और केचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने पिछली कक्षाओं में ये सब पढ़ा हुआ है कि केचुओं से खाद कैसे बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए, उनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाए अब उसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों तक आप उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। तो ये आपका क्रियाकलाप रहेगा, इसको आप जो है वो कर सकते हैं। तो क्या इसने आगे पूछा है क्वेश्चन, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? तो उर्वरक क्या होता है? उर्वरक जो है भाई केमिकल से बनता है। ठीक है, उर्वरक जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, वो क्या है, हमारे किससे बनते हैं, केमिकल से बनते हैं। ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। तो इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो परंतु उर्वरक के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। भाई जब हम जो है ज्यादा केमिकल, ज्यादा हम उर्वरकों का उपयोग करते रहेंगे तो उसको ज्यादा उपयोग से भी हमारी मिट्टी की उर्वरकता में, उसकी फर्टिलिटी में जो है वो कमी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। शुरू में तो इनमें से हमें क्या है, हमारे जो फसलें हैं उनसे अच्छी उपज प्राप्त होंगी, बट उसका जो अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरकता को वो क्या कर देगी, कम कर देगी। तो यह जल
प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, परती छोड़ देना। इसको क्या है, अगर हम एक बोले आम सी भाषा में कहें तो हम दो फसलों के गैप में भूमि को क्या है, जब थोड़े समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ते हैं तो उसको क्या है, परती छोड़ देना कहते हैं। ठीक है, तो खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो भाई यहाँ पर जो खाद है, खाद से मिट्टी के अंदर जो है, जो खेत है, खेत के अंदर जो है वो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं। ठीक है, बट अगर हम उर्वरकों का ज्यादा, उर्वरकों से भी मिलते हैं, बट अगर हम उर्वरकों का उपयोग ज्यादा करते हैं तो उससे जो है हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता जो है, उत्पादन क्षमता है, वो प्रभावित होती है और हमारी मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्र। ठीक है भाई, हम फसल को क्या करें, बदल बदल कर लगाते रहे। तो यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है, कि अभी कुछ और लगा दी फसल, उसके बाद कुछ और लगा दी, उसके बाद कुछ और लगा दी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फसल चक्रण से भी हम क्या है, मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तो पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में क्या होता था, जो चारा उगाते थे उससे क्या होता था, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती थी। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में हमने जो है राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, ये कहाँ होता है, ये पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में मिलता है और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो यहां पर हमारे पास दिया है उर्वरक और खाद में अंतर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि उर्वरक क्या होता है, उर्वरक जिसको मानव ने बनाया है, ठीक है, केमिकल से बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है, मानव निर्मित लवण होते हैं। जबकि खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक का जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद जो है वो खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को जो है ह्यूमस प्राप्त नहीं होते, जबकि जो खाद है वो मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में जो है पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो यहां इसके बाद खाद के लाभ बताए गए हैं। तो खाद के क्या लाभ हैं, तो यहां इसने बताया कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसका कारण यह है कि एक तो इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, दूसरा इससे मिट्टी भुरभुरी और सृद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस क्या हो जाती है, विनिमय सरलता से होता है, गैस जो है आसानी से इधर उधर जा सकती है। उसके बाद इससे जो है मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे केंचुओं की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो किसान के मित्र कहलाते हैं जो मिट्टी को भुरभुरा करने में हेल्प करते हैं। तो इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है, तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता है। भाई जल तो चाहे इस पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव है, सजीव है, हर किसी को क्या है, पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो पौधों को भी क्या होती है, क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। तो पौधों के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, इसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जो पौधे होते हैं वो कितना परसेंट जल धारण करते हैं, तो 90% जल धारण करते हैं, जबकि मनुष्य के अंदर जो है वो 70% जल है। तो जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के
प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। ठीक है, तो जो जल के अंदर जो घुले हुए पोषक होते हैं वो पौधों के प्रत्येक भाग में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, जो फसल को क्या करते हैं, पाले और गर्म हवा से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यह स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई किसे कहते हैं, तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मिट्टी है और पत्तियां हैं उससे जल की वाष्पन दर अधिक होने से हो सकता है। क्या ऐसा है? तो यहां पर बताया गया है कि इस वर्ष पानी, तो बुझो कहता है कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूं। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। क्यों? क्योंकि उसने जो है नियमित अंतराल पर पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है जो उसके पौधे जो थे वो सूख गए और मर गए। तो सिंचाई के विभिन्न स्रोत बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ठीक है, तो यहां पर एक मोट से बताया गया है। ठीक है, यहां पर एक चैन पंप बताया गया है, दिखाया गया है यहां पर। यहां एक ढेकली से दिखाया गया है। ठीक है, और यहां पर एक रेहट से दिखाया गया। ये रेहट का प्रयोग करते थे। ठीक है, रेहट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से हैं, तो कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके भिन्न है, जैसे मोट्स में क्या होता है, घिरनी होती है। घिरनी से क्या निकालते हैं, हम कुएं से पानी निकाल कर क्या करते थे, सिंचाई करते थे। चेन पंप का यूज होता था। ढेकली का, रेहट में क्या है, एक पशु को क्या कर देते थे, ऐसे बांध देते थे, जैसे ये इसमें क्या है, ऐसे बांधते थे। ये क्या करता था, ऐसे ऐसे जो है चक्कर लगाता था और यहाँ कुएं से ये जो है इसके साथ में ये घूमती थी, जो थी यहाँ पर कुएं के ऊपर, और ये क्या करती थी, ये पानी निकालने का काम करती थी। ठीक है, तो जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है, जो आज हम यूज करते हैं। तो पंप चलाने के लिए हमें डीजल की का यूज होता है, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज आधुनिक तरीके कौन से हैं, तो सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मित व्यवस्था से कर सकते हैं। जैसे आजकल एक आ गया है स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब भूमि क्या होती है, असमतल होती है, तो उसके ऊपर क्या है, जो आपके फुवारे से, स्प्रिंकल से क्या होता है, जो है वो आपका सब जगह पर क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं उन तक जो है पानी पहुंचाने का काम करते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। तो नलों के ऊपर सिरों पर घूमने वाली एक नोजल होती है लगी हुई। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। ठीक है, छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। तो इसको क्या है, पानी जैसे क्या होता है, जैसे क्या हो रही हो, बारिश हो रही हो, ऐसे क्या होता है, छिड़काव होता है। तो छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती और अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। तो ये क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता रहता है। ठीक है, बूंद बूंद करके क्या होता है, जैसे यहां पर दिखाया गया है। यहां पर क्या है, पौधों की जड़ों के अंदर, ये जो है पौधों की जड़ों के अंदर क्या है, पानी गिर रहा है। ठीक है, यहां पर देखो ये वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पानी गिरता रहता है। ठीक है, इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। तो फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों और पानी
देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को दूर दूर को बूंद बूंद करके क्या होता है, जल प्राप्त होता रहता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, तो खरपतवार मैंने आपको कहा था जो हमारे खेत के अंदर अनचाहे पौधे उग जाते हैं उनको हम क्या है, खरपतवार कहते हैं। जो हमारी फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे फसल से क्या है, पोषक तत्वों को ले लेते हैं। तो बूझो और पहेली निकट के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या वे ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं, निराई करना कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, निराई करना कहलाते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी खरपतवार है अगर ज्यादा होगी तो वो आपके जल को, पोषक को, जगह को भी और साथ में साथ प्रकाश को भी फसल से क्या है, लेती रहेगी। तो कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए कुछ जो है वो विषैले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। तो खरपतवार को कैसे हटाते हैं हम, तो हम इसको क्या है, फसल उगाने से पहले हम खेत में क्या करते हैं, जुताई करते हैं। उनको खरपतवार को क्या है, उखाड़ देते हैं और उसको हटा देते हैं, जिससे क्या है, खरपतवार के पौधे जो है वो जब हम उनको वहां से उखाड़ देंगे तो वो उखड़ कर क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, और वहीं मिट्टी में मिल जाएंगे। तो खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें क्या है, पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। जब तक खरपतवार के अंदर पुष्पन या बीज ना बने तब तक उसको उखाड़ लो, वरना अगर उसके अंदर पुष्पन और बीज हो गया तो वो दोबारा से क्या है, वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर और मिट्टी के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य हम खुरपी या हैरो की सहायता से करते हैं। तो रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। जैसे हमारे पास इनको जो हम उर्वरक उपयोग करते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, जो खरपतवार को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे 2,4-D हो गई, ये क्या है, ये एक सबसे प्रभावशाली खरपतवार नाशी है। तो खेत में इनका छिड़काव किया जाता है जिसके से खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। तो खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर जो स्प्रे है, स्प्रेयर जो हम करते हैं, ठीक है, उसकी सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो आगे इसने कहा है, जैसे यहाँ पर एक किसान जो है वो स्प्रे करता हुआ दिखाई दे रहा है पेस्टिसाइड का। ठीक है, तो क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर पड़ता है? तो हाँ, बिल्कुल पड़ता है। इसके लिए हमें क्या है, कुछ जो उपकरण है, कुछ सावधानियां हैं, वो उनको जो है बरतना आवश्यक है, वरना ये जो है, जो छिड़काव करने वाला है, जो किसान है, उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के लिए समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। तो खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा कटाई। कटाई क्या है, तो जब हमारा जो फसल होती है वो जब पक जाती है तो पकने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कटाई बोलते हैं। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद इसे काटना कटाई कहलाता है। तो कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर हम क्या कर लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। तो पौधों को आप कहोगे, पौधों को खींच के हम कैसे उखाड़ लेते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने जो है
लहसुन की जो है वो फसल उगाई है। तो लहसुन को जब हम क्या करते हैं, उसकी फसल को जब वो क्या हो जाती है, पक जाती है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको उखाड़ लेते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे गाजर की हो गई, ठीक है, मूली हो गई, सलगम हो गई, तो इनको हम क्या करते हैं, खींच कर उखाड़ लेते हैं। ठीक है, या उनको क्या करते हैं, धरातल के पास से काट लेते हैं। जैसे गेहूं हो गई, ठीक है, धान हो गई। ठीक है, तो एक अनाज फसल को पकने में लगभग क्या लगता है, 2 से 4 महीने, सॉरी 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो हमारे देश में क्या होता है, दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, या फिर आजकल जो है हम मशीन का उपयोग करने लगे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं, जब फसल में से बीज और दाने को क्या कर देते हैं, भूसे से अलग कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। जिसकी सहायता से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसर बोलते हैं। तो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का आजकल जो है दोनों काम एक ही मशीन से करने शुरू हो गए हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का क्या है, संयुक्त रूप है, जो हमारे पास यहाँ दिखाई गई है। तो छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को क्या कर लेते हैं, फटक कर जिसको क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं, अलग करते हैं। तो आप इसके बारे में, जो विनोइंग है, इसके बारे में हम कक्षा 6 में हम जो है चुके हैं। तो पहले ने कहा, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। जो फसल होती है, फसल जब हमने उसको कंबाइन मशीन से कटाया, तो उसने जो है ऊपर की जो फसल थी, जिसके अंदर क्या थे, जो बीज थे, दाने थे, उनको उसने क्या कर लिया, काट लिया। ठीक है, उसके बाद जो है, जो बाकी का नीचा हिस्सा था, उसको किसान क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो इसके बारे में उसने कहा कि जिसको जो है किसान जलाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, जिससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा हो सकता है। और ये हमारी जो हमारी भूमि है, जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, उसको भी क्या करती है, ये नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो हमारे पास क्या दिखाया गया है, विनोइंग और फटकने वाली मशीन दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कटाई पर्व क्या है, तो 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। तो भाई जो भी हमारे क्या है, पौराणिक या हम कहें कि जो पारंपरिक त्योहार है, वो सब जो है वो हमारे कहीं ना कहीं कृषि से, कटाई से जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही क्या हमारा क्या होता है, ये हमारा कटाई पर्व कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा भंडारण। भंडारण क्या है, जब हमारी जो फसल है वो कट गई, ठीक है, तो उसके बाद हमने जो दानों को इकट्ठा किया, तो उनका भंडारण भी करना आवश्यक है, ताकि हम उनका जो है समय समय पर उपयोग कर सके। तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो, तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, तो ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया, तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, हमने कंबाइन से हमने भूसे और दानों को अलग कर दिया। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, हमें उनको क्या है, सबसे पहले भंडारण करने से पहले उन दानों को, बीजों को धूप में सुखाना होगा, ताकि उनकी जो नमी है वो कम हो सके। ठीक है, इससे उनकी जो
कीट पीड़कों जीवाणु और कवक से क्या हो सकती है, सुरक्षा होती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र जिनको क्या बोलते हैं, बीन बोलते हैं, उनके अंदर करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने का भंडारण साइलो और भंडार गृहों में, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस बोलते हैं या वेयर हाउस बोलते हैं, उनके अंदर किया जाता है। जिससे उनको क्या है, जिससे उनको क्या किया जा सके, पीड़ को जैसे कि चूहे कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दिखाए गए हैं, हमारे स्टोर हाउस दिखाए गए हैं, जहां बोरों के अंदर क्या किया गया है, अनाज को भरकर रखा गया है। ये हमारे अनाज भंडार के लिए हमारे साइलो जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है हम अपने अनाज को क्या करते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। जो घरों के अंदर जो अनाज हम रखते हैं, जो उसके अंदर क्या करते हैं, हम नीम की पत्तियां और साथ में कुछ जो है रासायनिक उपचार भी हम कर लेते हैं, ताकि पेड़ को और सूक्ष्म जीवों से हम उनकी सुरक्षा कर सके। ठीक है, तो आगे इसने कहा है कि यहाँ हमारे पास एक सारणी दी है, जंतुओं से भोजन। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। जैसे दूध हमें कहाँ से मिलता है, गाय भैंस बकरी ऊँटनी, ठीक है, यहाँ से। तो वैसे ही आप क्या है, अलग अलग जो हमें कौन कौन सा खाद्य पदार्थ हम यूज करते हैं और वो कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, उसके हम इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, जैसे बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से क्या मिलता है, कोड लिवर तेल मिलता है, जो जिसके अंदर क्या मिलता है, सबसे ज्यादा विटामिन डी। तो मछली के तेल में क्या होता है, कोड लिवर होता है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, उससे विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कुछ प्रमुख शब्द हैं दिए हुए, आपने क्या सीखा इसके बारे में भी हम जो है वो आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या है अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।